आज थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे। बहुत से मेल पेशेंट्स क्लिनिक में विज़िट करते हैं जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंप्लेन के साथ आते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से मुराद है कि आप के नफ्स में इतनी सख्ती कंसिस्टेंटली पैदा नहीं होती, या तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती, और अगर स्टार्ट हो जाए तो वो मेंटेन नहीं रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमानुल्लाह भल्ली है और मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। आज थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे। बहुत से मेल पेशेंट्स क्लिनिक में विज़िट करते हैं जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंप्लेन के साथ आते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से मुराद है कि आप के नफ्स में इतनी सख्ती कंसिस्टेंटली पैदा नहीं होती, या तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती, और अगर स्टार्ट हो जाए तो वो मेंटेन नहीं रहती है। इस काबिल मेंटेन नहीं रहती है कि वो जो मुबाशरत का अमल है वो एक मर्द कंप्लीट कर सके। तो इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। अब बेचारे ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो बड़े अरसे से इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे होते हैं, और ज़्यादातर हकीम वग़ैरह और ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, जिनके बहुत सारे उनको साइड इफ़ेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है, इंटरनेट का यूसेज आम हो गया है, लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो उनको अंदाज़ा होना शुरू हुआ है कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बेसिकली जो हैं वो ये डील कर सकते हैं अगर कॉज़ पता चल जाए तो। सो बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये एक बहुत ब्रॉड किस्म की कंप्लेन है, और इसकी बहुत सी वजूहात आ जाती हैं। कोई एक वजह नहीं है, इसकी मल्टीपल वजूहात आ जाती हैं, और वो एक प्रॉपर ट्रेंड आदमी जो कि इसको एवेलुएट कर सकता है, वो जब हिस्ट्री लेता है तो हिस्ट्री पे ही 95% ऑफ द केसेस में वजह पता चल जाती है कि क्या वजह हो सकती है, नफ्स में सख्ती क्यों पैदा नहीं हो रही। तो उसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं, नफ्स का बेसिकली जो है वो आपको अंदाज़ा होगा कि नफ्स की सख्ती तभी पैदा होती है जब खून का दौरा उसके अंदर सेक्सुअल एक्साइटेशन के बाद ज़्यादा होता है, और वो खून की एंट्री की वजह से जो है वो नफ्स जो है वो रिजिड हो जाता है, और जब तक मुबाशरत का अमल या सेक्सुअल एक्साइटेशन ख़त्म नहीं होती है या डिस्चार्ज होने तक, तब तक वो इरेक्ट ही रहता है। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अब जो खून ब्लड की सर्कुलेशन नफ्स के अंदर है, उसके लिए एक हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम या शरियानों का निज़ाम होना वो ज़रूरी है। तो कोई भी बीमारी जो कि आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम को, जो खून के दौरे को डिस्टर्ब कर सकती है, वो आपकी इरेक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है। जिनको दिल की तकलीफ़ हो उनके अंदर ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा वो सारी बीमारियां जो दिल की तकलीफ़ करती हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी करती हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना एक इंडिकेटर है कि शायद दिल की भी अंडरलाइंग बीमारी किसी मेल को चल रही हो। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, स्मोकिंग, ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग, ये सारे जितने भी हार्ट की पैदा करते हैं, शरियानों को तंग करते हैं और ब्लड का दौरा का ख़राब करते हैं, वो आपके नफ्स के अंदर भी ब्लड का दौरा ख़राब करते हैं। तो ये अंडरलाइंग बीमारियों का ही नहीं मेल्स को पता होता, वो यही समझते रहते हैं कि बस मुझे सिर्फ इरेक्शन का ही मसला है। हालांकि एक मुस्तनिद वो डॉक्टर से कंसल्ट करें जो कि उनको एवेलुएट करे, तो इनमें से अगर कोई बीमारी निकल आती है तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये अंडरलाइंग कॉज है जो कि कर रही है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसके अलावा आपकी लोकल पीनस के अंदर बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो उन शरियानों का निज़ाम नफ्स के अंदर है उसमें कोई मसला चल रहा है, कोई लोकल ट्रॉमा हुआ हो, कुछ लोकल पिनाइल डिजीज़ हैं, या फाइब्रोसिस हो जाता है पीनस के टिश्यू के अंदर, या पिनाइल ट्रॉमा कभी हुआ है, तो इनकी वजह से भी आपकी जो है वो इरेक्शन डिस्टर्ब हो सकती है। नसों का जो निज़ाम है, जिनको नर्व्स कहते हैं, अगर बहुत सी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं जो कि पिनाइल नर्व्स को अफेक्ट करती हैं, और उनकी वजह से जो है वो आपका जो इरेक्शन का निज़ाम है वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें बहुत ही कॉमन जो ये डायबिटीज़ है, वो ना सिर्फ शरियानों के निज़ाम को, वेस्कुलर सिस्टम को ख़राब करती है और इरेक्शन को प्रॉब्लम करती है, वो नर्व्स को भी डैमेज करती है और साथ आपको करती है, इरेक्शन को डिस्टर्ब कर देती है। और बहुत सी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं। तो आप
टाइमली अगर किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं तो भी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। इसके अलावा आपका हार्मोन्स जो कि मेरी उससे रिलेटेड आ जाता है कि हार्मोनल एवेल्यूएशन होनी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल मेल हार्मोन ब्लड के अंदर होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी हेल्दी इरेक्शन को डेवलप करने के लिए। अब तो वो हार्मोनल एवेल्यूएशन लोग करवाते ही नहीं हैं। हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने की, मेल हार्मोन कम हो जाने की, एज के साथ वैसे भी कम होता है, लेकिन और बहुत सी इश्यूज़ हो सकते हैं जो कि मेल हार्मोन को गिरा सकते हैं। तो वो इवैल्यूएट हो, उसका मेल हार्मोन को इवैल्यूएट करने के बाद हम ट्रीट करें तो इरेक्शन खुद बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का ज़्यादा हो जाना बंदे को नामर्द बना सकता है। थायराइड के डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है जो कि अगर ज़्यादा या कम हो थायराइड हार्मोन का लेवल तो इरेक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह इवैल्यूएट प्रॉपर होगा टाइमली तो आपका प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके अलावा आपकी कुछ ड्रग्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, आपकी डिप्रेशन की दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ ऐसी हैं, एंटीसाइकोटिक्स हैं बहुत सारे, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं बहुत सारे, बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं जो कि इरेक्शन का मसला कर रहे होते हैं। लोग वो भी खा रहे होते हैं और साथ परेशान भी हो रहे होते हैं कि इरेक्शन नहीं हो रही है। तो वो आपका अपना अगर वजह का पता चल जाए तो आप अपने साइकेट्रिस्ट से डिस्कस करके अपनी दवाई को चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी साइकोलॉजिकल कॉजेज़ बहुत कॉमन है इरेक्शन ना होने में, क्योंकि नॉर्मल साइकी और नफ्सियात होना इरेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हार्मोन्स नॉर्मल होना ज़रूरी है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, किसी भी किस्म का लो कॉन्फिडेंस, वो आपकी इरेक्शन को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। सो जब भी आपको इरेक्शन का मसला हो रहा है और मुसलसल हो रहा है तो वो आपको एक अपने मुस्तनद मुआलिज से राब्ता करके अपने आप को डिटेल्ड हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन के बाद जो आपको वो टेस्ट दे उनके बाद आप एवेल्यूएट करें। फिर जो वजह निकलती है आपकी वो उस वजह से रिलेटेड जो आपका कंसल्टेंट है उनको आप रेफ़र कर दिया जाए, वो आपकी बीमारी को डील करे तो आपका इरेक्शन का मामला ठीक हो सकता है। तो ये आम लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि बगैर अपनी वजह के पता किए हुए सिर्फ दवाइयाँ खाते जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और अपने साथ जुल्म है, तो ऐसा ना करें। मैं इस पे मज़ीद भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा, ट्रीटमेंट पे भी बात करेंगे।